आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग से जुड़ी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं, दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बारे में। मतलब जैसे कि ये आपकी स्प्रिंग हो गई, ये हो गई स्प्रिंग, और स्प्रिंग से जुड़ी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं। मतलब ये हो गई आपकी पहली वस्तु जिसका द्रव्यमान है M2, और ये हो गई आपकी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान है आपका M1। तो स्प्रिंग से जुड़ी दो द्रव्यमान वाली वस्तु, ये हो गई स्प्रिंग, इससे जुड़ी दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं। तो आज की वीडियो में हमें क्या क्या सीखना है। हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि ये जो दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं जो कि स्प्रिंग से लगी हुई है वो दोलनी गति करते। सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे सिद्ध करना है कि ये क्या करते हैं, दोलनी गति करते हैं, दोलनी गति करते हैं। फिर उसके बाद हमें आवर्त काल का व्यंजक स्थापित करना है इनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे स्प्रिंग। ये बना लिया हमने स्प्रिंग। ये इससे पहली वस्तु जोड़ दी जिसका द्रव्यमान है M1, और दूसरी वस्तु जोड़ दी जिसका द्रव्यमान है आपका M2। अब मैं मान लेता हूं इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक है वो कितना है आपका K है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो M1 द्रव्यमान वस्तु है और M2 द्रव्यमान वाली वस्तु है, इसे आप इमेजिन करना, कल्पना करना, जब मैं इसको ऐसा खींचूंगा, जब मैं इसे भी पकड़ के और इसे भी पकड़ के ऐसा खींचूंगा तो स्प्रिंग भी क्या है, होगी, ऐसी फैलेगी। मतलब जहां ये स्प्रिंग पहले यहां थी, अब वो खींचा के यहां तक आ जाएगी। ऐसा, ये पहले यहां थी और ये खींचा के कहां जाएगी, यहां तक आ जाएगी। मैं ऐसा मान लेता हूं। इसे मैं थोड़ा इधर बना लेता हूं। ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी आपकी, फैल जाएगी। ये हो जाएगा आपका M2 और ये हो जाएगा आपका M1। देखो क्या हुआ, ये आपकी स्प्रिंग थी, मैंने इस M2 को पकड़ा, M1 को पकड़ा, ऐसा सोच सकते हो। इसको जैसे मैंने खींचा तो आपका ये खिंचाएगा, तो ये फैल गया इतना और ये फैल गया इतना। मैं मान लेता हूं इतना फैला आपका X1। मतलब आपकी पहली स्प्रिंग की स्थिति ये थी, मतलब आपकी पहले जो दो द्रव्यमान वाली वस्तु यहां थी और कहां थी आपकी, इधर खिंचा गई X2। इधर कितनी खिंचा गई X2। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं डायग्राम को और थोड़ा सुधार देता हूँ। ये आपके M1 द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर हो गई, M2 द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर आ गई, और ये जुड़ी हुई है इससे ऐसी स्प्रिंग। ये जुड़ी है स्प्रिंग। अब मैंने इस M2 द्रव्यमान और M1 द्रव्यमान वाले वस्तु को ऐसे खींचा तो देखो पहले स्प्रिंग थी आपकी यहाँ, अब वो X2 इधर खींचा गई और इधर कितनी खींचा गई, X1 खींचा गई। इसे आप कल्पना करके समझ सकते हो। तो मतलब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को ऐसा खींचा तो X1 इधर खींचा गई, X2 इधर खींचा गई। मतलब विस्थापन कितना हो गया, यहाँ M2 का X2 विस्थापन हुआ और यहाँ पर M1 का कितना विस्थापन हुआ, आपका X1 विस्थापन हुआ। मतलब M1 X1 आगे बढ़ गया और M2 X2 आगे बढ़ गया। ओके, अब देखिए जैसे मैं इस स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा तो क्या करेगी स्प्रिंग जो है वो इन्हें क्या करेगी, अंदर की ओर खींचने का प्रयास करेगी। जैसे आप किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचते भी हो तो अंदर की ओर एक बल लगता है। तो उसी प्रकार से जैसे मैं इस स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा, जैसे मैं दो द्रव्यमान वस्तु को खींचूंगा, ये खिंचाएगी तो सही, ये X1 खिंचाएगी और ये X2 खिंचाएगी। लेकिन विपरीत दिशा में आपका एक बल भी लगता रहेगा, और बल मैं मान लेता हूं F है। इस साइड से भी एक विपरीत दिशा में एक बल लगता रहेगा, और वो बल मैं मान लेता हूं आपका कितना है, F है। अब बताइए स्प्रिंग पर जो विपरीत दिशा में बल लगता है उसका मान कितना होता है। यदि हमें उसका मान निकालना रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका स्प्रिंग नियतांक है उसे लिखते हैं। आपका स्प्रिंग नियतांक है कितना है, K है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, आपकी जो स्प्रिंग है वो कितना आगे बढ़ी है। तो कितना आगे बढ़ी है, X1। तो यहाँ इस M1 द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए जो आपका बल आ जाएगा वो आ जाएगा K इंटू X1। मतलब जैसे हमने इस M1 द्रव्यमान वाली वस्तु को X1 आगे किए तो विपरीत दिशा में एक बल लगा और उस बल का मान कितना है, KX1। उसी प्रकार से देखिए जब मैंने खींचा तो M2 द्रव्यमान वाली वस्तु यहाँ थी, वो X2 क्या हो गई, आगे बढ़ गई। तो जैसे वो आगे बढ़ी तो विपरीत दिशा में बल लगेगा और उस बल का मान कितना होगा, स्प्रिंग नियतांक, जो कि आपका K है, और उसने जितनी दूरी तय की है वो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू KX2, और एक बल आ जाएगा F इज इक्वल टू KX1। अब देखिए मैंने
जैसे ही दो द्रव्यमान वस्तु को ऐसे पकड़ा और क्या किया, खींचा, तो ये x1 खिंचाई, ये x2 खिंचाई। ये तो हमने देख लिया कि ये जो आपकी थी स्प्रिंग इधर से x2 खिंचाई, इधर से x1 खिंचाई। कुल स्प्रिंग कितनी खिंचाई होगी, कुल स्प्रिंग उतना ही खिंचाई होगी यदि मैं x1 और x2 को क्या कर दूं, जोड़ दूं। क्या करूं, यदि मैं x1 और x2 को जोड़ दूं, मतलब ये जितना खिंचाई है, ये जितना खिंचाई है, यदि मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो हमें क्या मिल जाएगा कि आपकी स्प्रिंग कितनी खिंचाई है। मतलब मैं यदि मान लूं कि स्प्रिंग यदि आपकी x खिंचाई है, स्प्रिंग यदि x खिंचाई है, तो किसके बराबर होगी, ये जितना खिंचाई है धन ये जितना खिंचाई है उसके बराबर क्या होगी आपकी स्प्रिंग, जितना खिंचाई है। इतनी बात समझ में आती है। मैंने क्या किया, M1 और M2 द्रव्यमान वाली वस्तु को खींचा, या आपकी x2 खिंचाई या आपकी x1 खिंचाई, तो आपकी कुल स्प्रिंग कितनी खिंचाई। अब यदि मैं मान लूं कि आपकी जो स्प्रिंग कुल x खिंचाई है वो किसके बराबर होगी, इधर जितनी खींची है धन इधर जितनी खींची है। यदि मैं उन दोनों को जोड़ दूं, अब मैं मान लेता हूं जैसे मैंने इनको खींचा तो ये खिंचाई आपकी 5 मीटर, ये खिंचाई आपकी 10 मीटर। हाँ, तो बताइए स्प्रिंग कुल कितनी खिंचाई, 10 + 5 मतलब 15 मीटर क्या खिंचाई आपकी स्प्रिंग खिंचाई है। तो इसीलिए मैंने स्प्रिंग कुल कितना खिंचाई उसके लिए क्या किया, x1 + x2 कर दिया। इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। हाँ, अब जैसे मैं इसको खींचूंगा, इधर खिंचाएगी x1, इधर खिंचाएगी x2, लेकिन विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, मतलब जो स्प्रिंग है वो इन्हें इधर क्यों खींचने का प्रयास करेगा, मतलब कि बल F इधर लगेगा, इधर से भी आपका एक बल F लगेगा। अब उस बल F का मान क्या होगा, K स्प्रिंग ये था इंटू आपकी जितनी दूरी तय हुई है x1, और यहाँ पे जितनी आपकी दूरी तय हुई है x2, और आपका स्प्रिंग ये था, तो ये निकल गया F = kx2 और F = kx1। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण नंबर 1 है इसे मैं क्या करूंगा, t के सापेक्ष अवकलित करूंगा। मतलब t के सापेक्ष क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा, t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन का अर्थ क्या होता है, d/dt। जैसे कि यदि आपको पूछा जाए x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अर्थ होता है d/dx। y के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है d/dy। मतलब हम जिसके भी सापेक्ष अवकलन करते हैं हमें उसे यहाँ लिखना रहता है। अभी हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष, मतलब समय के सापेक्ष, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, d/dt। तो यहाँ आ जाएगा आपका d/dt ऑफ x बराबर d/dt ऑफ x1 + x2। मैंने इस पक्ष का भी t के सापेक्ष अवकलन किया तो d/dt, और इस पक्ष का भी t के सापेक्ष अवकलन किया तो d/dt आपका हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ करते हैं इसे आगे, d/dt x, इसका मान कितना हो जाएगा आपका dx/dt। कितना हो जाएगा आपका dx/dt। अब देखिए हमेशा याद रखिए, यदि यहाँ क्या हो रहा है, आपका एक प्रकार से अवकलन हो रहा है t के सापेक्ष, तो जब भी आपका अवकलन होता है और अवकलन जब हम करते हैं और दो राशियां x1 x2 दो अलग अलग राशियां है, तो वो यदि योग के रूप में आती है तो उनका हम अलग अलग अवकलन करते हैं। मतलब हम पहले d/dt x1 करेंगे, फिर आएगा आपका प्लस d/dt ऑफ x2। मतलब यदि दो राशियां योग के रूप में दी हुई है तो उनका हम अलग अलग अवकलन करते हैं प्लस के साथ। तो हो जाएगा आपका dx/dt = dx1/dt। जैसे यहाँ पर d/dt ऑफ x कितना होता है, dx/dt हो गया था, उसी प्रकार से d/dt ऑफ x1 कितना हो जाएगा, dx1/dt प्लस ये कितना हो जाएगा आपका dx2/dt। कितना हो जाएगा ये आपका dx2/dt हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूं, पुनः इसका t के सापेक्ष अवकलन करता हूं। हमने पहले की इसका t के सापेक्ष अवकलन, अब ये जो हमें पद मिल रहा है इसका करूंगा मैं फिर से t के सापेक्ष अवकलन। तो जैसे मैं इसका क्या करूंगा, आपका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। हाँ, जैसे देखना मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा आपका यहाँ से d/dt। t के सापेक्ष अवकलन का मतलब होता है d/dt। ये dx/dt जैसा का वैसा बराबर d/dt बाहर ही रहेगा, अंदर बच जाएगा आपका dx1/dt प्लस dx2/dt। मैंने क्या किया, t के सापेक्ष इसका भी अवकलन किया तो d/dt, और t के सापेक्ष मैं इसका भी अवकलन कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा आपका dx1/dt प्लस dx2/dt, सामने लिख दूंगा d/dt। अब देखिए यदि मैं dx/dt आएगा, dx/dt का यदि t के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, d2x, d का इंटू d से हो जाता है, x जैसा का वैसा डिवाइड बाय d का इंटू हमें यहाँ d से नहीं कराना रहता है, ये d जैसा का वैसा लिखना रहता है, और t का इंटू t से हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपका dt²। तो dx/dt का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, d2x/dt²।
ओके, बराबर। देखिए यहाँ भी आपकी दो राशियां किसके रूप में, योग के रूप में है, तो इनका हम अलग अलग अवकलन करेंगे। तो डी बाय ऑफ डी टी जैसे कि हमने यहाँ किए थे अलग अलग, डी बाय ऑफ डी टी पहले क्या आ जाएगा आपका dx1 इंटू डी टी प्लस डी बाय ऑफ डी टी इंटू dx2 बाय डी टी। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से अवकलन, क्योंकि योग के रूप में था तो उनका हम अलग अलग अवकलन कर लेते। तो ऐसे क्या आ जाएगा d2x बाय dt2 बराबर d का इंटू डी से होगा तो d2 x1 जैसा का वैसा डिवाइड बाय इस d का इंटू डी से हमें नहीं कराना है, इसे हमें d ही लिखना है और इस t का इंटू t से करा देना तो क्या हो जाएगा dt2 हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार से d का इंटू डी से तो हो जाएगा आपका d2 और ये x2 जैसा का वैसा डिवाइड बाय इस d का इंटू डी से नहीं कराना है, इसको जैसा का वैसा लिख देना है d और t का इंटू t से कराना है तो ये हो जाएगा आपका t²। तो इसे नाम दे देना है हमें समीकरण नंबर 2। हमारा समीकरण नंबर 1 था, सबसे पहले हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन किए तो मुझे क्या क्या मिला, आपका ये संबंध मिला। फिर मैंने इसका पुनः t के सापेक्ष अवकलन किया तो मुझे आपका ये समीकरण नंबर 2 मिला। तो हमें इस समीकरण नंबर 2 को अच्छे से लिख लेना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा संबंध आ गया आपका समीकरण नंबर 2, d2x बाय dt2 इज इक्वल टू d2x1 अपॉन dt2 प्लस d2x2 अपॉन dt2। अब देखिए हम सभी जानते हैं f बराबर कितना होता है आपका माइनस के एक्स। f बराबर कितना होता है आपका माइनस के एक्स होता है। अब देखिए गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं f बराबर कितना होता है आपका ma होता है। अब देखिए f बराबर m मतलब होता है द्रव्यमान, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं आपका d2x बाय dt2। a को क्या लिख सकते हैं हम d2x बाय dt2। अब वो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां देखिए जो आपका a होता है वो क्या होता है आपका dv बाय dt होता है। a क्या होता है आपका, a मतलब त्वरण, त्वरण क्या होता है वेग का मतलब v का मतलब होता है वेग, t का मतलब होता है समय। तो वेग बटा समय क्या मिलता है हमें, त्वरण, इसलिए मैंने a को क्या लिखा dv बाय dt। अब बताओ वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है dx बाय dt, जहां x का मतलब होता है विस्थापन और t का मतलब होता है समय। मतलब विस्थापन बटे समय क्या होता है आपका वेग। तो मैं इस v के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, dx बाय dt लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा इस d बाय dt जैसा का वैसा और आपके v के स्थान पे लिख दूंगा dx बाय dt। और मैंने अभी भी सिखाया हो कि d का इंटू होगा d से तो हो जाएगा d2 और ये x जैसा का वैसा डिवाइड बाय इस d का इंटू dt से हमें नहीं कराना है, यहाँ पे t आएगा, d ही लिखना है और इस t का इंटू t से कराना है तो कितना आ जाएगा t²। इसलिए मैंने a की वैल्यू को क्या लिखा, आपकी a की वैल्यू को लिखा d2x बाय dt2। तो मैं इस a के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, मैं इस a के स्थान पे लिख सकता हूं मैं d2x बाय dt², ये लिख सकता हूं। तो मैं इस f के स्थान पे ये वाली वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो m इंटू dt d2x बाय dt2 इज इक्वल टू माइनस kx। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका माइनस kx हो जाएगा। अब हमने क्या माने थे आपकी स्प्रिंग में, ये थी आपकी स्प्रिंग थी, इससे एक वस्तु जुड़ी थी और दूसरी वस्तु, इसका द्रव्यमान m1 था, इसका द्रव्यमान क्या था m2 था। इसे हमने x1 इधर करे थे, x2 इधर करे थे। तो इस साइड में आपका F लग रहा था, इस साइड में आपका क्या लग रहा था F लग रहा था। इसका स्प्रिंग नियतांक कितना था, K था। अब यदि मैं m1 द्रव्यमान वाली वस्तु की बात करूंगा, केवल m1 द्रव्यमान वाली वस्तु की, तो इस m के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका m1 आ जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूंगा तो इस m के स्थान पे m1। और देखिए मैं इस वस्तु की बात कर रहा हूं तो इस वस्तु ने विस्थापन कितना तय किया है x1, तो इस x के स्थान पे कितना आ जाएगा आपका x1 आ जाएगा। तो m1 इंटू d2 x के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका x1, तो ये हो गया x1 डिवाइड बाय dt2, ओके, बराबर माइनस kx। कितना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस kx आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये m1 अभी इंटू में मैं इस साइड में भेजूंगा तो किस में आ जाएगा, आपके भाग में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो d2x1 डिवाइड बाय dt² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस kx, ये m1 आ जाएगा भाग में, कितना हो जाएगा m1। तो d2x1 बाय dt² की वैल्यू कितनी आ गई माइनस kx इंटू kx अपॉन m1 आ गई। इसे नाम दे देते हम समीकरण नंबर 3। इसे नाम क्या दे देते हम समीकरण नंबर 3। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं,
ये तो हमने निकाल ली d2x1 बाई dt स्क्वायर इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना है d2x2 बाई dt स्क्वायर की वैल्यू। फिर हम दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा जो हम प्रूफ करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा संबंध निकाल के आता है वो कितना आता है, m इंटू डी टू एक्स बाय डी टी टू बराबर माइनस के एक्स, ये आया था आपका। अब यदि मैं किस वस्तु की बात करूं, इस वस्तु की बात करूं तो मैं m के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, m2 इंटू इस वस्तु ने विस्थापन कितना तय किया x2, तो मैं इस x के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, आपका x2 लिख सकता हूं। तो मैंने इस x के स्थान पे x2 कर दिया कि मैं इस वस्तु की बात करूं। तो d2x2 बाय dt स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस kx हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं m2 को इसके नीचे भेज दूंगा तो आपके यहाँ से d2x2 बाय dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस kx अपॉन m2। कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस kx अपॉन m2 आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसे नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 4। इसे कौन सा समीकरण दे देता हूं मैं, समीकरण नंबर 4। अब हमें किस किस की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें प्राप्त करनी थी d2x1 बाई dt स्क्वायर, वो भी मिल गया हमें, ये वैल्यू आ गई। d2x2 बाई dt स्क्वायर भी चाहिए था हमें, उसकी भी वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 2 में क्या करूंगा, समीकरण 2 में 4, ये वाला 4 व 3 से क्या कर दूंगा, मान रख दूंगा। 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर मतलब यहां पर मैं d2x बाई dt2 जैसा का वैसा लिखता हूं, d2x बाई dt2। अब मैं d2x1 बाई dt2 के स्थान पे क्या लिख दूंगा, मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, माइनस kx अपॉन m1। क्या लिख दूंगा, माइनस kx अपॉन m1। फिर लगाऊंगा प्लस, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है। फिर मैं इस d2x2 बाई dt2 जो यहाँ दिया इसके स्थान पे क्या लिख दूंगा, माइनस kx अपॉन m2, माइनस kx अपॉन m2। अब मैं क्या करूंगा, यहां से ये जो है आपका d2x बाय dt2। अब मैं क्या कर लेता हूं, दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूं। दोनों से मैं, यहां भी माइनस kx है, यहां भी माइनस kx है, तो मैं दोनों में से माइनस kx बाहर ले लेता हूं। यदि मैं माइनस kx बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। क्या बचेगा, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। यदि मैं दोनों से माइनस kx क्या ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं। अब क्या हो जाएगा आपका, जो मैं ऐसा मान लेता हूं कि 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 अपॉन म्यू है। क्या है आपकी, 1 अपॉन म्यू है। इसे क्या कहते हैं हम, आपका म्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, म्यू। तो 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आपकी, म्यू है। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख लेता हूँ, 1 अपॉन म्यू लिख लेता हूँ। तो d2x बाय dt2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस kx, और इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू आ जाएगा। अब देखिए d2x बाय dt2। अब मैं क्या करता हूं, इस माइनस kx का इंटू यहां कर देता हूं, तो माइनस kx अपॉन म्यू। कितना आ जाएगा, माइनस kx अपॉन म्यू। तो ऐसे फाइनली आपका d2x बाय dt2 कितना आ जाएगा आपका, माइनस k बाय म्यू। मैं इसे अलग लिख लेता हूँ, माइनस को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद k अपॉन म्यू लिख लेता हूँ, k अपॉन म्यू लिख लिया। फिर लिख लेता हूँ आपका मैं x। क्या लिख लेता हूं मैं, आपका x लिख लेता हूं। अब मैं क्या मान लेता हूं कि आपका k अपॉन म्यू जो है वो किसके बराबर है, आपके ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इस k अपॉन म्यू के स्थान पे क्या लिख दूंगा, ओमेगा स्क्वायर। तो d2x बाय dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके स्थान पे मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब बात आती है ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता है आपका कोणीय वेग। क्या होता है आपका, कोणीय वेग। तो मैंने मान लिया कि आपका k अपॉन म्यू क्या है, आपका कोणीय वेग है। और ये जो हमने माने थे ना 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 को 1 अपॉन म्यू, तो ये जो म्यू है ना वो कहलाता है आपका समानित द्रव्यमान। क्या कहलाता है आपका, म्यू। म्यू जो है आपका वो कहलाता है आपका समानित द्रव्यमान। इसलिए मैंने 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 को किसके बराबर मान लिया, 1 अपॉन म्यू के बराबर मान लिया। तो ये हो गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब मैं देखो ये माइनस में इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो d2x बाय dt2 प्लस, ये माइनस में था, इस साइड में आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और इस समीकरण को जरा गौर से कीजिए कि ये आपका क्या है, SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण है। मतलब ये सरल आवर्त गति का क्या है, आपका अवकल समीकरण है। मतलब
ये जो आपका समीकरण मिला ना आपको, वो है सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, जिसे हमने कुछ वीडियोस पहले आपका डेराइव भी किया था। अब ये आपका कब निकला है, मतलब ये वाला अवकल समीकरण आपका कब निकला, जब हमने ऐसी जो आपके स्प्रिंग थी उससे दो द्रव्यमान वाली वस्तु क्या करी थी, जोड़ रखी थी, M1 M2। मतलब जब आप किसी स्प्रिंग से दो द्रव्यमान वाली वस्तु M1 और M2 को क्या करते हैं, ऐसे जोड़े हुए रखते हैं, तो उसके लिए जो आपका समीकरण निकलता है वो किसका समीकरण आता है, जो कि SHM का था। और SHM क्या होती है, एक प्रकार से दोलनी गति होती है। SHM मतलब सरल आवर्त गति, एक प्रकार से क्या होती है, दोलनी गति होती है। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि स्प्रिंग से जुड़े जो आपके दोनों ब्लॉक होते हैं, जो दो द्रव्यमान वाली वस्तु होते हैं, जब उन्हें हम खींचते हैं तो वो क्या करती है, दोलनी गति करती। क्यों, क्योंकि वो उसका जो अवकल समीकरण आ रहा है वो अवकल समीकरण वही आ रहा है जो कि सरल आवर्त गति का होता है। सरल आवर्त गति आपकी दोलनी गति होती है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि दो द्रव्यमान वाली वस्तु जो स्प्रिंग से जुड़ी रहती है वो क्या करती है, दोलनी गति करती है, क्योंकि उनके लिए SHM का अवकल समीकरण हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका सिद्ध। अब हमें क्या करना है, इसके लिए आवर्त काल की गणना करनी है कि आपका इसके लिए आपका आवर्त काल क्या निकलेगा। कि जब आपके ऐसे दो स्प्रिंग, मतलब एक स्प्रिंग दो द्रव्यमान वस्तु से जुड़ी हो तो इसके लिए आवर्त काल क्या निकलेगा, अब हमें वो देखना है। देखिए T बराबर क्या होता है आपका 2π/ω। T बराबर क्या होता है आपका 2π/ω। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो आपके ω² की वैल्यू हमने कितनी माने थे, k/μ। ω² की वैल्यू कितनी माने थे, k/μ। अब यहां से यदि मुझे केवल ओमेगा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मुझे ओमेगा की वैल्यू पुट करना होगा, तो मैं दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेता हूँ। इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ k/μ आ जाएगा। तो मैं इस ओमेगा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ k/μ। तो 2π डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ k/μ कितना आ जाएगा, k/μ। अब यदि मैं इसे ऊपर करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 2π इंटू अंडर रूट ऑफ μ/k, कितना आ जाएगा, μ/k। और यही होता है आपका आवर्त काल, जब एक स्प्रिंग से दो जो आपके द्रव्यमान वाली वस्तुएं जुड़ी रहती है। सबसे पहली बात, यदि एक स्प्रिंग से दो द्रव्यमान वाली वस्तु जुड़े हुए रहती है तो वो क्या करती, दोलनी गति करती। इसे भी हमने सिद्ध कर दिया। साथ ही साथ उसका जो आवर्त काल आता है वो कितना आता है, 2π इंटू μ/k आता है। अभी तक इसके पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे, केवल एक ऐसी स्प्रिंग होती थी और इससे केवल एक द्रव्यमान वाली वस्तु जुड़ी रहती थी। केवल और केवल एक द्रव्यमान वाली वस्तु क्या रहती थी, जुड़ी हुई रहती थी, और वो क्या करती थी, आपकी दोलन गति करती थी। लेकिन यहाँ हमें एक स्प्रिंग तो दी उसने, लेकिन इसे हटा के उसने क्या लगा दी, ये लगा दी। और हमें इस बार उसने प्रूफ करने बोला कि बताओ जिस प्रकार ये आपकी दोलन गति करती है उसी प्रकार ये भी दोलन करती है। तो उसे भी हमने सिद्ध कर दिए और इसके लिए हमने आवर्त काल भी निकाल लिए।